बच्चों, वेलकम टू सृष्टि मैथ्स क्लासेस। आज हम करने वाले हैं 8th की एनसीईआरटी बुक से चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग कोऑर्डिनेटर्स। तो इसकी एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बोर्ड पे लिख के रखा हुआ है और ये क्वेश्चन है, गिवन हियर आर सम फिगर्स, क्लासिफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग: सिंपल कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, पॉलीगन, कॉन्वेक्स पॉलीगन, कॉनकेव पॉलीगन। तो सबसे पहले मैं आपको सिंपल कर्व क्या होता है, सिंपल क्लोज्ड कर्व क्या होता है, ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर देती हूँ। उसके बाद हम इसको क्लासीफाई कर लेंगे। तो सिंपल कर्व एक तरह से इस तरह के कर्व को कहते हैं जिसको ड्रॉ करने के लिए हमें हाथ उठाने की जरूरत ना पड़े। जैसे अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ तो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रही हूँ। ये मैंने एक सर्कल बना लिया, तो यहाँ पे मैंने हाथ को बिल्कुल भी नहीं उठाया और सपोज मुझे इस तरह का कोई फिगर ड्रॉ करना है, जैसे 8 जैसा कोई मैंने कर्व ड्रॉ किया, तो यहाँ पर मैंने हाथ तो नहीं उठाया, लेकिन ये दोनों कर्व एक दूसरे को क्रॉस करके निकल रहे हैं। या फिर ये वाला जो कर्व बना हुआ है, इसको भी ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले एक इस तरह से इलिप्स जैसा कुछ बनाया है, इसको इलिप्स कहते हैं। जो परफेक्ट सर्कल ना हो, मतलब जो ओवल जैसा शेप होता है, उसको हम इलिप्स कहते हैं। तो एक इलिप्स बनाया, उसके अंदर फिर से एक इलिप्स बना लिया, तो यहाँ पर हाथ उठाने की जरूरत पड़ रही है। तो जब भी हम सिंपल कर्व को पहचानेंगे, जब हमको आइडेंटिफाई करना होगा कि सिंपल कर्व कौन सा है, तो वहां पे हमको बेटा दो बातों का ध्यान रखना होता है। फर्स्ट तो हमारा हाथ उठना नहीं चाहिए। उस फिगर को ड्रॉ करने के टाइम में हमारी मतलब जो भी हम पेंसिल चला रहे हैं या पेन चला रहे हैं, तो वो उठकर दोबारा से हमको ड्रॉ करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। और दूसरी चीज, इस तरह से क्रॉस में कोई भी कर्व नहीं जाना चाहिए, अदरवाइज वो सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे हमको सिंपल कर्व पहचानना है। तो मैं आपको अब बता देती हूँ कि सिंपल कर्व इनमें से कौन कौन से हैं। इसको हम रब कर लेते हैं। देखिए, ये होगा सिंपल कर्व, सिंपल कर्व। ये भी सिंपल कर्व है, क्योंकि इनको ड्रॉ करने के लिए ना तो हमको हाथ उठाने की जरूरत पड़ रही है और ना कहीं पर भी कोई दो लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करके निकल रही है। ये सिंपल कर्व नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हैं सारे लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को इस तरह से कट करके निकल रहे हैं, इंटरसेक्ट करके निकल रहे हैं। तो ये सिंपल कर्व नहीं है। और ये सिंपल कर्व होगा क्योंकि एक्चुअली ये जो ड्रॉ किया हुआ है, ये दो सर्कल्स के इंटरसेक्शन से बना हुआ है। इस तरह से जब दो सर्कल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो इस तरह से फिगर बनेगा। लेकिन ये जो ओवरलैप्ड पोर्शन है, इसको इन्होंने यहाँ पे हटा दिया है। तो इस तरह से ये भी एक किस तरह का कर्व है, सिंपल कर्व। ये भी सिंपल कर्व है क्योंकि इसका मिडिल पार्ट रेक्टेंगुलर है और दोनों एंड्स जो है वो सेमी सर्कुलर है, और ये भी एक ही बार में पूरी तरह से स्केच हो सकता है विदाउट ओवरलैपिंग। तो ये भी सिंपल कर्व का एग्जाम्पल है। और ये पूरे सर्कल का 3/4 पार्ट है, ये भी सिंपल कर्व है। और ये 3 फिगर्स सिंपल कर्व के एग्जांपल्स नहीं है। इसके बाद यहाँ पे बी में पूछा हुआ है सिंपल क्लोज्ड कर्व। तो इनमें से कौन कौन से सिंपल क्लोज्ड कर्व है? तो अब यहाँ पे बेटा देखिए, क्लोज्ड वर्ड, इसकी मीनिंग एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। कोई कर्व या तो ओपन होगा, जैसे इस तरह से मैंने बना दिया, ये ओपन कर्व है, और अगर मैंने इसको पूरी तरह से क्लोज कर दिया तो ये क्लोज्ड कर्व बन गया। तो यहाँ पर हमको सिंपल कर्व के अलावा सिंपल क्लोज्ड कर्व भी पहचानना है। तो जितने भी कर्व हमने देखे कि जो सिंपल कर्व थे, ये सारे सिंपल कर्व है, फर्स्ट, सेकंड, इसके बाद फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ये सारे के सारे क्लोज्ड भी दिखाई दे रहे हैं। कोई सा भी फिगर ओपन तो नहीं दिख रहा है ना, इसलिए ये सिंपल क्लोज्ड कर्व हुआ। सिंपल कर्व होने के साथ साथ सिंपल क्लोज्ड कर्व, सिंपल क्लोज्ड कर्व, ये भी इसी तरह से सिंपल क्लोज्ड कर्व है, और ये वाला भी सिंपल क्लोज्ड कर्व है। मैं इस तरह से शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो ये दो चीजें हमने आइडेंटिफाई कर ली। इसके बाद है पॉलीगन। तो पॉलीगन की डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको समझा देती हूँ। पॉलीगन इज अ क्लोज फिगर एंटायरली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। कोई सा भी क्लोज फिगर जो पूरी तरह से लाइन सेगमेंट से बना हुआ होगा, उसको हम पॉलीगन कहते हैं। तो पॉलीगन ड्रॉ करने के लिए पहले तो वो क्लोज होना चाहिए, और दूसरी बात है कि वो लाइन सेगमेंट से बना हुआ होना चाहिए। तो जैसे इस तरह से मैंने ये ड्रॉ कर लिया, ये आपको दिखाई दे रहा है ट्राइंगल है, लेकिन ये एक्चुअली क्या है, पॉलीगन। मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स वाला ये पॉलीगन है, जिसमें हमने नंबर ऑफ साइड्स 3 रखे हुए हैं। तो ये एक तरह से ट्राइंगल है, लेकिन ये पॉलीगन भी है। पॉलीगन की मैंने डेफिनेशन आपको अभी भी बताई है, एनी क्लोज फिगर मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। तो अगर हम मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स वाला कोई पॉलीगन ड्रॉ करना चाहेंगे तो हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, ट्राइंगल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन कौन से फिगर्स सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। तो लाइन सेगमेंट से बनने वाले फिगर्स कौन कौन से हैं? एक तो ये है और सेकेंड ये है, बाकी हर जगह पे कुछ ना कुछ कर्व बना हुआ है। तो पॉलीगन के एग्जांपल्स में कौन कौन होंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड।
ये दोनों पॉलीगन्स हैं। तो ये एक पॉलीगन है और ये भी एक पॉलीगन है, बाकी इनमें से कोई सा भी पॉलीगन नहीं है। इसके बाद फिर आप ये डी और ई में देख रहे हैं कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉन्केव पॉलीगन। तो पॉलीगन्स के जो काइंड्स होते हैं उनमें ये दो काइंड्स होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगन एंड कॉन्केव पॉलीगन। तो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। कॉन्वेक्स पॉलीगन जो होते हैं वो इस तरह के होंगे। ये एग्जाम्पल है कॉन्वेक्स पॉलीगन का। पॉलीगन के अलावा ये किस तरह का पॉलीगन है? कॉन्वेक्स पॉलीगन। और कॉन्केव पॉलीगन का ये एग्जाम्पल है, दिस इज कॉन्केव पॉलीगन। तो अब ये देखिए, मैं आपको तरीका बता रही हूँ कि आप कैसे पहचानेंगे कि कोई पॉलीगन कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है। अगर कॉन्वेक्स पॉलीगन हुआ तो उसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स होंगे वो सारे के सारे लेस देन 180 डिग्री होंगे। और अगर कॉन्केव पॉलीगन होगा तो उसमें कहीं ना कहीं पर एक एंगल ऐसा बनेगा जो मोर देन 180 डिग्री, मतलब रिफ्लेक्स एंगल होगा। तो ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको, है ना। इस फर्स्ट फिगर में यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये साफ साफ दिखाई दे रहा है, दिस इज अ रिफ्लेक्स एंगल, दिस इज मोर देन 180 डिग्री। तो ये किस तरह का पॉलीगन हुआ? ये है कॉन्केव पॉलीगन। तो इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, और इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखेंगे हम सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? फर्स्ट अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सेकंड अ रेगुलर हेक्सागन, थर्ड ट्रायंगल। अभी मैंने आपको पॉलीगन की डेफिनेशन बताई थी। कोई भी क्लोज फिगर जो सिर्फ और सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ होता है उसको हम कहते हैं पॉलीगन। तो पॉलीगन के साथ आपको दो वर्ड्स दिखाई दे सकते हैं, फर्स्ट रेगुलर पॉलीगन या फिर इररेगुलर पॉलीगन। तो रेगुलर और इररेगुलर पॉलीगन्स क्या होते हैं वो पहले आप समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक वर्ड आया है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं? जैसे कोई भी मैंने एक पॉलीगन ड्रॉ किया, एक ये पॉलीगन जो मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स वाला है मैंने ड्रॉ कर लिया, फिर एक और पॉलीगन ड्रॉ कर लिया, नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे मैंने 4 रख दिए हैं। तो रेगुलर पॉलीगन में क्या देखते हैं बेटा कि इसमें सारे साइड्स की लेंथ इक्वल होनी चाहिए और साथ में सारे इंटीरियर एंगल्स के मेजर्स भी सेम होने चाहिए। जैसे यहाँ पर ये सारे साइड्स की लेंथ मैंने कोशिश की है कि इक्वल हो सकता है थोड़ी सी छोटी बड़ी बन गई होगी, लेकिन अगर तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है और साथ ही में तीनों एंगल्स के मेजर्स भी सेम है तो ये कहलाएगा रेगुलर ट्राइंगल। रेगुलर ट्राइंगल, और आप इसका नाम जानते भी होंगे, इसको क्या कहते हैं? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती है उसको हम कहते हैं इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये है एक रेगुलर पॉलीगन और ये भी एक रेगुलर पॉलीगन है। इसके भी सारे साइड्स की लेंथ इक्वल है और साथ ही साथ सारे एंगल्स के मेजर्स भी सेम है। तो ये एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल है और जिसका स्पेसिफिक नेम होता है स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? ये है रेगुलर ट्राइंगल, जिसको हम इक्विलैटरल ट्राइंगल भी कहते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल। और ये क्या है? रेगुलर क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्योंकि 4 साइडेड फिगर है तो इसको हम रेगुलर क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और सारे साइड्स जिसके इक्वल होते हैं और साथ में सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं उसको हम स्क्वायर ही कहते हैं ना। पहले तो आपने इनके नेम्स स्क्वायर और इक्विलैटरल ट्राइंगल के नाम से ही जाना होगा। अभी 8th क्लास में आने के बाद आपको पता चल रहा है कि सारे साइड्स इक्वल होने की वजह से स्क्वायर को रेगुलर क्वाड्रिलेटरल भी बोलते हैं और इक्विलैटरल ट्राइंगल को रेगुलर ट्राइंगल भी बोलते हैं। लेकिन अब एक बात याद रखिएगा कि सारे साइड्स इक्वल होने के साथ साथ सारे एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए। क्योंकि जैसे ये रोम्बस में ड्रॉ कर रही हूँ, रोम्बस में क्या होता है? इसकी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। रोम्बस में सारे साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, लेकिन जो एंगल्स होते हैं रोम्बस के एंगल्स अनइक्वल होते हैं। ये सारे एंगल्स इक्वल नहीं होते, सिर्फ ऑपोजिट एंगल्स, ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे आपस में और ये वाले एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स बस इक्वल होंगे। तो ये रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का एग्जांपल नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ साइड्स की लेंथ इक्वल है लेकिन एंगल्स अनइक्वल हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको रेगुलर पॉलीगन एक्सप्लेन कर दिया किसको बोलते हैं, जिसकी सारे साइड्स की लेंथ इक्वल होंगी और साथ ही साथ सारे इंटीरियर एंगल्स के मेजरमेंट्स भी सेम होंगे, उनको हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ डायगोनल्स। यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ है हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव? फर्स्ट अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, सेकंड अ रेगुलर हेक्सागन एंड थर्ड अ ट्रायंगल। नंबर ऑफ डायगोनल्स का किसी भी पॉलीगन के रेगुलर या इररेगुलर होने से कोई संबंध नहीं है। मतलब अगर कोई, जैसे यहाँ पे रेगुलर हेक्सागन लिखा हुआ है, तो अगर ये हेक्सागन रेगुलर है या नहीं है उससे इसके नंबर ऑफ साइड्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितनी नंबर ऑफ साइड्स एक रेगुलर हेक्सागन में होती है उतनी ही नंबर ऑफ साइड्स इररेगुलर हेक्सागन में भी होंगी।
तो अभी मैं आपको नंबर ऑफ साइड्स कैसे फाइंड आउट करते हैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। सॉरी, नंबर ऑफ डायगोनल्स कैसे फाइंड करते हैं वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर ऑफ डायगोनल्स के लिए एक तो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डायगोनल्स in any polygon of sides n। कोई भी n साइडेड, n मतलब यहाँ पे मैंने अननोन फॉर्म में लिखा हुआ है, हो सकता है वो ट्राइंगल होगा तो n की वैल्यू हम 3 पुट कर लेंगे। अगर क्वाड्रिलेटरल हुआ तो n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 4, पेंटागन होगा तो n की वैल्यू 5, हेक्सागन में n की वैल्यू 6। इस तरह से n की वैल्यू चेंज होती रहेगी। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इन एनी पॉलीगन ऑफ साइड्स n के लिए फॉर्मूला होता है n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। इस फॉर्मूला को अप्लाई करके नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड किया जा सकता है, लेकिन ये फॉर्मूला एनसीईआरटी बुक में कहीं पर भी नहीं दिया हुआ है। तो दूसरा एक तरीका हो सकता है कि आप उसको ड्रॉ करने के बाद फिर एक एक डायगोनल ड्रॉ करें और फिर उसको काउंट कर लें कि इसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स हैं। लेकिन जो ड्रॉ करके जो हम काउंट करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स, वो सिर्फ कम अगर साइड्स है तो ही पॉसिबल होता है। अगर बहुत सारी साइड वाला, जैसे कि हेक्सागन या हेप्टागन, डेकागन, इस तरह से अगर कोई पॉलीगन है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स जिसमें 10 हो, 9 हो, 8 हो, तो वहां पर फिर नंबर ऑफ डायगोनल्स डायरेक्टली ड्रॉ करके काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। वहां हमको ये फॉर्मूला ही हमारे लिए सुटेबल होता है। तो अभी हम देखेंगे कि एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं। तो पहले मैं ड्रॉ करके सिखा देती हूँ आपको। कैसा भी एक मैंने इरेगुलर सा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया, और मैंने आपको अभी भी समझाया ही था कि नंबर ऑफ डायगोनल्स का उस पॉलीगन के रेगुलर या इरेगुलर होने पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसलिए मैंने एक इरेगुलर क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर दिया और इसकी नेमिंग कर दी ABCD। अब इसमें हम डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं। डायगोनल्स होते क्या है? डायगोनल्स फाइंड आउट करने के लिए हमको कोई भी दो ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन कराना पड़ता है। जैसे ये A के ऑपोजिट कौन सा वर्टेक्स है? C। AC को ज्वाइन करा दिया तो ये एक डायगोनल मिल गया। फिर BD, B और D भी ऑपोजिट वर्टाइसेस है, इनको ज्वाइन करा दिया तो एक और डायगोनल मिल गया। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल में कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स मिल रहे हैं हमको? 2 नंबर ऑफ डायगोनल्स दिखाई दे रहे हैं 2। तो ये तो ड्रॉ करने के बाद हमने काउंट कर लिया, और अदरवाइज हम फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। तो अभी मैं फॉर्मूला अप्लाई करके आपको ये इसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करके दिखाती हूँ। नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ क्वाड्रिलेटरल इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखिए ये फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 3 अपॉन 2। n की वैल्यू हमको क्या पुट करनी होगी क्वाड्रिलेटरल के लिए? 4 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 4 माइनस 3 तो 1 आंसर आएगा, 2 1 जा 2। तो फॉर्मूला से भी आंसर वही आ रहा है जो ड्रॉ करके मिला है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? कब हमको ड्रॉ करके नंबर ऑफ डायगोनल्स फाइंड करना चाहिए और कब फॉर्मूला से। अगर बिल्कुल छोटा सा कोई फिगर है, जैसे ट्राइंगल है, क्वाड्रिलेटरल है, पेंटागन, हेक्सागन, यहाँ तक तो आप ड्रॉ करके काउंट कर लेंगे नंबर ऑफ डायगोनल्स। लेकिन अगर बहुत ज्यादा नंबर ऑफ साइड्स हैं तो वहां पर फॉर्मूला ही सुटेबल होता है। अब देखेंगे नेक्स्ट रेगुलर हेक्सागन। पहले हेक्सागन में नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं वो हम फॉर्मूला से देख लेते हैं कितने होंगे। n की वैल्यू क्या पुट करेंगे हेक्सागन के लिए? 6 इंटू 6 माइनस 3 अपॉन 2, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 3 अपॉन 2। 2 से इसको कट किया, 2 3 6 एंड 3 3 9। तो एक हेक्सागन में 9 डायगोनल्स होने चाहिए, और वो हेक्सागन रेगुलर हो या इरेगुलर हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। हेक्सागन का मतलब 6 साइडेड पॉलीगन। तो इसमें नंबर ऑफ साइड्स 6 है, और मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो इसलिए रेगुलर तो दिखाई नहीं दे रहा होगा। मैंने कोशिश की है कि रेगुलर में ड्रॉ कर सकूं, मतलब सारी साइड्स की लेंथ मैंने कोशिश की है कि इक्वल बना पाऊं, लेकिन ये नहीं बन पाया है। तो आप थोड़ा सा चला लेना। ABCDEF, ये मैंने हेक्सागन ड्रॉ कर दिया। अब इसकी जितनी भी ऑपोजिट वर्टाइसेस हैं उन सबको ड्रॉ करके हम डायगोनल्स फाइंड आउट करते हैं। तो A के ऑपोजिट में कौन सा वर्टेक्स है? C। मतलब A के साथ B को अगर हम पकड़ेंगे तो ये एडजेसेंट वर्टेक्स होगा, मतलब A के साथ ठीक लगा हुआ वर्टेक्स है, इसको हमें छोड़ देना है। उसको छोड़कर जो नेक्स्ट वर्टेक्स मिलेगा उनको कहते हैं ऑपोजिट वर्टाइसेस। तो A को हम ज्वाइन कराएंगे C से, मैं इसे डॉटेड से ज्वाइन करा देती हूँ।
ए सी ज्वाइन कर लिया, फिर ए डी ज्वाइन कर दिया, ए ई ज्वाइन कर लिया। ए एफ को ज्वाइन कराने से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये दोनों एडजेसेंट वर्टाइसेस है और इनको ज्वाइन कराने से हमको साइड मिलेगी, डायगोनल नहीं मिल पाएगा। तो ये 3 डायगोनल सभी मिले हैं। अब बी को ज्वाइन कराएंगे, बी के ऑपोजिट जितने भी वर्टाइसेस हैं उन सब से। तो बी के ऑपोजिट में है एक एफ, फिर ई, फिर डी। तो 3 और भी हमको डायगोनल्स मिल गए, पहले 3 मिले, अभी 3 मिल गए, तो ये हो गया 6। अब सी से देखते हैं कि इसके ऑपोजिट में कितने वर्टाइसेस हैं और उन सबसे सी को ज्वाइन कराएंगे। सी एफ और सी ए तो पहले से ज्वाइन हो चुका है, तो इसको हमको इसको दोबारा हम काउंट नहीं करेंगे। और सी को ई से भी ज्वाइन करा दिया, तो 2 और मिल गए, पहले मिले थे 3, फिर मिले थे 3 और अभी सी से हमको 2 और मिल गए। तो कितने हुए ये 3 + 3 + 2। अभी डी से भी हम देखेंगे, डी जो है वो बी से ज्वाइन हो चुका है, इसको काउंट नहीं करना। फिर डी ए से भी ज्वाइन हो चुका है, उसको भी काउंट नहीं करेंगे हम। और डी अब एफ से ज्वाइन हो रहा है, तो एक और डायगोनल मिल गया। और ई से भी अभी चेक कर लेते हैं, ई सभी से ज्वाइन हो चुका है, देखिए सी से ज्वाइन हो चुका है, बी से, ए से, सबसे हो चुका है। फिर एफ बी, डी, सी, बी, इन सभी से ज्वाइन हो चुका है। मतलब जितने डायगोनल्स मिलने थे वो सारे हमने ड्रॉ कर लिए। अब इनको टोटल कर लीजिए, 3 + 3 6, 6 + 2 8, 8 + 1 9। तो 9 डायगोनल्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो अभी आप देख रहे हैं कि सिर्फ 6 साइडेड पॉलीगन मैंने ड्रॉ किया, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स को ड्रॉ कर करके काउंट करना कितना डिफिकल्ट हो रहा था। तो अगर नंबर ऑफ साइड्स और भी ज्यादा बढ़ते चले जाएंगे, जैसे हेप्टागन, ऑक्टागन, नॉनागन, डेकागन, ये सब ड्रॉ करोगे, तो वहाँ पे नंबर ऑफ डायगोनल्स को इस तरह से काउंट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए वहाँ फॉर्मूला ही अप्लाई करेंगे। और अब अपन देखेंगे ट्राइंगल। ट्राइंगल में तो कोई भी वर्टाइसेस ऑपोजिट होते ही नहीं है, मतलब उसमें कोई भी डायगोनल मिल ही नहीं पाएगा। ये ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, कोई से भी आप वर्टेक्स को देख लें, ए के ऑपोजिट में बी, मतलब ये तो बिल्कुल साइड बन जाएगी, डायगोनल बन ही नहीं पाएगा। या बी को भी किसी से ज्वाइन नहीं करा सकते अपन, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ साइड ही साइड दिखाई दे रही, डायगोनल कोई सा भी ड्रॉ हम नहीं कर सकते, दिखाई भी नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डायगोनल्स होते हैं 0। और अगर अपन फॉर्मूला से चेक करें कि ट्राइंगल में कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, तो यहाँ भी आंसर 0 ही आएगा। तो एन की वैल्यू क्या पुट करेंगे ट्राइंगल के लिए, 3 × 3 - 3। एन की जगह पे मैंने 3 पुट किया, और ये जो -3 ये पहले से ही था फॉर्मूला में, डिवाइडेड बाय 2। 3 × 3 - 3 0/2। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0/2 इज 0। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स ट्राइंगल के केस में कितने दिखाई दे रहे, 0। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। What is the sum of the measures of the angles of a convex quadrilateral? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? यहाँ पे हमको क्या बताना बेटा, कोई भी कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है तो उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा, ये हमको चेक करना है। तो उसका प्रॉपर एक डेरिवेशन होता है जो मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं हम। सबसे पहले तो हमको ड्रॉ करना है एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और हम करने क्या वाले हैं, इसके जितने भी इंटीरियर एंगल्स हैं उनका सम कितना होगा ये हमको चेक करना है। तो क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करके इसकी नेमिंग कर ली ABCD, और ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है ना, क्वेश्चन में भी लिखा हुआ था कि कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है और उसके सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होगा ये फाइंड आउट करना है। तो वैसे तो ज्योमेट्री को लिखने का एक प्रॉपर तरीका होता है, तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि किस तरह से लिखा जाता है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, और इसकी नेमिंग हमने की हुई है ABCD। फाइंड क्या करना है हमको, या तो फाइंड करने के लिए बोला होता है क्वेश्चन में, या फिर प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पे हमको फाइंड आउट करना है। टू फाइंड एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये चारों एंगल्स का सम कितने डिग्री का होगा ये हमको चेक करना है। अब यहाँ पे हमको एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। 8 के बच्चों के लिए ये जो मैं इस तरह से कंस्ट्रक्शन बता रही हूँ ये एक नई चीज़ है, लेकिन अब आप इस बात के लिए मतलब रेडी हो जाइए कि अब कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चंस आपको आते ही जाएंगे, क्योंकि 8 के बाद जब आप लोग 9th में जाएंगे तो 9th में ज्योमेट्री बहुत सारा पढ़ना पड़ता है, और वहाँ पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस में कंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। या तो प्रूफ करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं, या फिर कुछ फाइंड आउट करना हो तब भी हमको कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ सकती है किसी किसी क्वेश्चंस में।
तो यहाँ पर अभी हमको कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ रही है, और कंस्ट्रक्शन में हम क्या करेंगे, कोई सा भी एक डायगोनल ड्रॉ कर लेंगे, या तो ए को सी से ज्वाइन करा लेंगे या फिर डी को बी से। तो मैं डी को बी से ज्वाइन करा रही हूँ। तो ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, इसलिए इसको हमें डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। यहाँ आप लिख लेंगे ज्वाइन बी डी। सोल्यूशन, अब देख रहे हैं यहाँ पे हमको दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी डी। दोनों ट्राइंगल्स को हम वन बाय वन कंसिडर करेंगे, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो वो प्रॉपर्टी यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाली हूँ। पहले ट्राइंगल ए बी डी कंसिडर कर लेते हैं। इन ट्राइंगल ए बी डी यहाँ पे 3 एंगल्स कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, ये एंगल ए है, और ये वाला एक एंगल है जो ट्राइंगल एबीडी का इंटीरियर एंगल है, तो इसको हम 2 नेम कर लेते हैं, और इस वाले एंगल को 3 नेम कर लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री। और ये कहाँ से आया है, इसको हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। और फिर इसी तरह से ट्राइंगल बीसीडी कंसीडर करना है। इन ट्राइंगल बीसीडी एंगल सी प्लस एंगल, यहाँ पे फिर से कुछ न्यू एंगल्स बन रहे हैं, तो इनको भी हम नेम कर लेते हैं। 2 3 हो चुका है। अच्छा, मैंने 1 स्किप कर दिया था, तो इसको मैं 1 से डिनोट कर लेती हूँ। एंगल ए को 1 से डिनोट कर लेते हैं। 1 2 3 यहाँ पे ले लेंगे हम 4 5 और यहाँ पर 6। तो बीसीडी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स कौन कौन से, 4 5 एंड 6। एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी मैं अब नेम चेंज कर लेती हूँ। एंगल ए को हमने 1 नेम कर लिया है, तो यहाँ पर भी मैंने एंगल 1 लिख दिया। तो ये सम भी 180 डिग्री आया, ये भी सेम इसी प्रॉपर्टी से आया है, एंगल सम प्रॉपर्टी से। ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री कैसे होता है, क्यों होता है, अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगी। मतलब ये एंगल सम प्रॉपर्टी का मैं प्रूफ आपको समझा दूंगी अगर आप कमेंट करेंगे तो। ये हमको इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 मिल गए। दोनों इक्वेशंस को हमें ऐड करने की जरूरत है, तो अब मैं यहाँ पर ऐड करके दिखा देती हूँ। इक्वेशंस को किस तरह से ऐड किया जाता है, लेफ्ट हैंड साइड आपस में ऐड होंगे, और राइट हैंड साइड आपस में ऐड हो जाएंगे। तो अब इनको ऐड किस तरह से करना है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, और राइट हैंड साइड में क्या नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, 180 प्लस 180। राइट हैंड साइड तो 360 डिग्री आ जाएगा, 180 प्लस 180 360 डिग्री। लेफ्ट हैंड साइड में इन सारी टर्म्स को लिखने के लिए अब उनको हमें रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज किस तरह से करेंगे, एंगल 1 एक कंप्लीट एंगल है, इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, ये एज इट इज रहेगा। एंगल 4 भी अपने आप में कंप्लीट एंगल है, इसको भी हम कुछ भी नहीं करेंगे, इसे भी एज इट इज रहने देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं हम 2, ये जो एंगल 2 है ये एंगल बी का एक पार्ट है, तो इसके साथ अगर एंगल 6 को हम ले लें, एंगल 2 प्लस एंगल 6, तो हमको कंप्लीट एंगल बी मिल जाएगा। तो 2 और 6 ये दोनों एक साथ ले लिए मैंने। इसी तरह से 3 के साथ कौन सा एंगल लेना चाहिए हमको, एंगल 5, ताकि कंप्लीट एंगल डी मिल जाए। एंगल 3 प्लस एंगल 5। तो अब क्या क्या वैल्यूज आ रही है, एंगल 1 प्लस एंगल 4, या फिर इनकी जगह पे जो इनके ओरिजिनल नेम्स हैं वो लिख लेते हैं। 1 2 3 4 तो ये मैंने लिखा था। एंगल 1 किसकी जगह पे है, एंगल ए की जगह पे, तो 1 की जगह पे हम ले लेंगे एंगल ए, और एंगल 4 मतलब एक्चुअली वो कौन सा एंगल है, एंगल सी। फिर 2 प्लस 4 इज एंगल ए बी सी, एंड 3 प्लस 5 इज एंगल ए डी सी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ये प्रूफ आ चुका है, बस इसको अब हम रीअरेंज करके लिख लेते हैं। एंगल ए मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में या वर्टाइसेस के ऑर्डर में हम इनको लिख लेते हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो इस तरह से किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 एंगल्स का सम हमेशा 360 डिग्री होगा, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स हो या कॉन्केव हो, किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल होगा तो सारे इंटीरियर एंगल्स का सम 360 डिग्री होगा, और ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो अब आज के इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सप्लेन कर दिया है,
और अगर मेरी टीचिंग पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।